नाजरीन, कम्बो वर्ल्ड टीवी के एक नए प्रोग्राम के साथ आसिम कम्बो सलाम पेश करता है। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज हम जिस शख्सियत के साथ बैठे हैं वो ना सिर्फ हमारी कम्बो कम्युनिटी की इज़्ज़त आबरू फ़ख्र हैं, बल्कि पाक आर्मी में उन्होंने अपनी जो सर्विस की तो उनकी खिदमात के इतराफ़ में उनकी दिलेरी, उनकी शुजाअत, उनकी बहादरी के ऊपर उन्हें तमगा इम्तियाज़ और तमगा बसालत से नवाजा गया। मेरी मुराद कर्नल रिटायर्ड एहसानुल हक कम्बो साहब हैं। मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने आज हमें वक्त दिया। आज हम उनकी सर्विस के बारे में, उनकी ज़िंदगी के बहुत सारे ऐसे पोशीदा पहलू कि जिनके ऊपर पहले शायद बात नहीं हुई होगी, हम उनसे जानेंगे। बरादरी से कितनी मोहब्बत करते हैं, उनकी सर्विस कैसी रही, उनका आबाओ अजदाद जो है उनका ताल्लुक़ कहाँ से था, इब्तदाई तालीम कहाँ से थी, कामयाबी का राज क्या है, और उन्होंने अपनी जो सर्विस नाजरीन मैं आपको ये भी बताता चलूँ, 1971 की जंग जो थी उसमें कर्नल साहब ने उस जंग में हिस्सा लिया और राजस्थान सेक्टर में 10 मील, जैसलमेर जो मकाम है इंडिया में, 10 मील ये इंडिया में अंदर चले गए थे कामयाबी हासिल करते हुए, और फिर इन्हें वापस बुलाया गया। तो उनकी दिलेरी, उनकी बहादरी की बातें जो हैं वो इंशाल्लाह आज हम सुनेंगे। आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं सर? थैंक यू वेरी मच, आई एम फाइन सर। जज़ाकल्लाह। आप बताइएगा, आपका आबाई किस इलाके से ताल्लुक़ था? आपके आबाओ अजदाद क्या माइग्रेटेड फ्राम इंडिया हैं या पाकिस्तान में रहने वाले हैं, और आपकी इब्तदाई तालीम जो थी वो किस एरिया से हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा तल्लक मियाँ चन्नू ज़िला मुल्तान से है। मियाँ चन्नू एक छोटा कस्बा है जो जीटी रोड के ऊपर वाक़ है। मेरे वालिद साहब चौधरी मोहम्मद यूसुफ कम्बो का तल्लक भी वहाँ से था। इनफैक्ट हम लोग पार्टीशन से पहले ही नारोवाल से मियाँ चन्नू शिफ्ट हो गए थे। वहाँ पर ज़मीनें वग़ैरह मिली। अंग्रेज़ों ने ये इन इलाक़ों में नहरी सिस्टम बनाया, तो इस सिलसिले में वालिद साहब, जिनका बुनियादी पेशा ज़मींदारी और बिज़नेस था, वहाँ पर शिफ्ट हो गए थे 1940 से पहले। वालिद साहब मियाँ चन्नू की एक मुस्लिम लीग के लीडर से एक मशहूर शख्सियत थे। वो मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट भी थे। जब पार्टीशन हुई तो उस वक़्त बरादरी के बेशुमार लोगों को उन्होंने मियाँ चन्नू में मकानात अलाट करवाए और ज़मीनें लेकर दी, जिसमें एक चौधरी मोहम्मद हनीफ़ साहब, जिनकी मेडिकल फार्मेसी की दवाइयाँ बनाने की कंपनी है, वो भी उनमें शामिल थे। उनके वालिद भी शामिल थे। 1962 में जब बुनियादी जमहूरियत का ऐलान जन अयूब ने किया तो उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया और मियाँ चन्नू के चेयरमैन बल्दिया मुकर्रर हुए। गुलाम हैदर वाई उनके शागिर्दों में शुमार होते थे, और वो सनाउल्लाह बोदला और दूसरे सियासी लीडर जो वहाँ के थे उनसे उनका क्लोज़ रब्ता रहता था। मियाँ चन्नू में उस वक़्त तालीम की कोई ज़्यादा सहूलियात नहीं थी। मैट्रिक करने के बाद, यानी कि मैं 1947 में पैदा हुआ और मैट्रिक मैंने 1962 में किया, तो उसके बाद मुझे मियाँ चन्नू से दूसरे शहरों में जाना पड़ा तालीम हासिल करने के लिए। एनीवे, मैं वहाँ से सियालकोट कॉलेज की तालीम के लिए रवाना हुआ। 2-3 साल वहाँ पढ़ा, तो उसके बाद 1965 की लड़ाई लग गई। लड़ाई में ऐसे हुआ कि हम लोग लड़ाई में एक्टिवली, मैं बॉय स्काउट में भी हिस्सा लेता था, वहाँ अपने स्कूल का प्रेसिडेंट भी था। तो लड़ाई में भी जो जैसे मोर्चे खोदे, जब सायरन बजता तो हम लोगों को तरजीह देते कि वो मोर्चों में शिफ्ट हो जाएं। तो इस तरह मैंने काफ़ी एक्टिवली हिस्सा लिया। तो जब 65 की लड़ाई हुई उस वक़्त रेडियो में जितनी ख़बरें आती थी हम लोग सुनते,
उस वक्त ईरान का भी एक रेडियो आता था, उसमें भी उर्दू प्रोग्राम होता था, उसकी खबरें भी सुनते। पाकिस्तान अयूब खान की जो तकरीर थी वो मैंने सुनी और बड़ी वलवला अंगेज़ तकरीर थी। तो मैंने भी फ़ौज में जाने का इस तरह मुझे शौक़ हुआ। तो ऐसे हुआ कि ख़बरों में आया कि दूसरी जंग अज़ीम के बाद टैंकों की सबसे बड़ी लड़ाई चविंडा और पसरूर में हुई है। लिहाजा मुझे शौक़ पैदा हुआ कि मैं जाकर वहाँ पर देखूं, क्योंकि मैं सियालकोट पढ़ता था। मैं चविंडा गया और पसरूर गया, यानी बैटलफील्ड के इलाके में मैंने पूरा टूर किया। उस वक़्त ये टैंकों के ट्रैक, टैंकों के पुर्ज़े, टूटे फूटे टैंक वहाँ नज़र आए। चविंडा के शहर में गया, वहाँ पर कोई भी मकान ऐसा नहीं था जिसकी छत के ऊपर बम ना गिरा हो। ये तोपों के गोले थे। और वहाँ पर एक नहायत ही ईमान अफरोज़ चीज़ भी नज़र आई कि मकान में मैं गया, टूटा मकान था, छत नहीं थी। तो अलमारी को मैंने खोला तो वहाँ पर कुरान पाक पड़ा हुआ था। कमरे में हर चीज़ जल चुकी थी, लेकिन कुरान पाक उसी हालत में था। तो इस तरह मुझे 65 के बाद फ़ौज में जाने का शौक़ पैदा हो गया और मैंने कहा कि मुझे भी अपने मुल्क के लिए कोई ना कोई काम, अच्छे से अच्छा काम करना चाहिए। और फ़ौज में जाना ही सबसे बेहतर काम है। वहाँ पर आपको मौका मिल सकता है कि आप अपनी बहादुरी दिखा सकते हैं और आप अपनी कौम की खिदमत भी कर सकते हैं। सर, आपने फ़ौज 1967 में ज्वाइन कर ली। आप बताइए 30 साल सर्विस कैसी रही, किन किन जंगी महाज़ों पर आपने शिरकत की और अल्लाह ने आपको कामयाबी अता की? मैंने 1967 में पाकिस्तान फ़ौज से कमीशन हासिल किया, 67। तो उस वक़्त मेरी उम्र 20 साल और कुछ माह थी, यानी नहायत छोटी उम्र में ही मैंने फ़ौज में सेकंड लेफ्टिनेंट, पाकिस्तान एकेडमी से पास होने के बाद सेकंड लेफ्टिनेंट बन गया था। और मैंने तोपखाना सेलेक्ट किया कि वहाँ पर जो इन्फेंट्री है, प्यादा फ़ौज है, उसमें ओपी की ड्यूटी आप कर सकते हैं। और ओपी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फाइटिंग फिगर होती है जो अपनी तोपों का फायर दुश्मन के ऊपर लेकर आता है। लिहाजा 71 की जब वॉर हुई तो मैं अपनी यूनिट के साथ, जो एक फ़ाइटिंग यूनिट थी तोपखाने की, उसके साथ मैं लड़ाई में शामिल हुआ। वहाँ पर मैंने ऑब्ज़र्वर या ओपी, जिसको आम ज़बान में कहा जाता है, ओपी की ड्यूटी भी की। हमारी यूनिट जो थी वो राजस्थान में डारकी, रहीम यार खान, इन इलाकों में थी और इसके सामने पूरा रेगिस्तान था। बॉर्डर के इस तरफ भी 30-40 मील और बॉर्डर के उस तरफ भी 30-40-50 मील राजस्थान या रेगिस्तान, जहाँ पर कोई इंसान नज़र नहीं आता सिवाय झाड़ियों के या जो रेत के टीले हैं। वहाँ पर गाड़ियाँ चलना, टैंक चलना बहुत मुश्किल है। लेकिन वहाँ पर हमारे पास टैंक भी थे। तोपखाने को हमें बड़ी मुश्किल से टीलों के ऊपर से ले जाना पड़ा, क्योंकि जब तोपें टीलों के ऊपर चढ़ती थी तो उसके टायर जो थे उसमें फंस जाते थे, रेत नीचे से टायरों के नीचे से निकल जाती थी। तो इस तरह बड़ी मुश्किल से हम बॉर्डर के ऊपर पहुँचे और इस तरह लड़ाई करते करते हम लोग दुश्मन के अंदर जो सड़क जैसलमेर की तरफ जाती है, तकरीबन वो डायरेक्शन आप समझ लें, उस पर हम लोग 11 मील अंदर चले गए थे। फिर उसके बाद क्योंकि वो इलाका शायद बहुत इम्पोर्टेंट नहीं था, रेगिस्तान था, तो वहाँ पर सारा दिन जो है हमारे ऊपर एयर अटैक होते रहते थे। और उन एयर अटैक की वजह से मेरी यूनिट के 2 अफसर शदीद ज़ख्मी भी हो गए थे। तो हमारे पास एयर फोर्स इतनी ज़्यादा नहीं थी जो उनको टैकल करते। इनका काम ये था, सुबह सुबह इनके मामूली जहाज़ आ जाते
और वो स्ट्राफिंग करनी शुरू कर देते, गोलियां हमारे सामने राइट लेफ़्ट पड़ती। हमें भी उनसे जान बचाने का तरीका आ चुका था। हमें पता होता था कि जहाज़ ने कहाँ से डाइव मारनी है और किस लाइन में उसने आकर स्ट्राफिंग करनी है, किस लाइन में उसने गोलियां मारनी हैं, तो हम उस लाइन से अपने आप को सेव कर लेते। तो इस तरह लड़ाई जो ही ख़त्म हुई तो फ़ौज ने हमें कहा कि आप अपनी बॉर्डर के ऊपर आ जाएं। लिहाजा हम विड्रॉ करके अपने बॉर्डर के ऊपर आ गए। सर आप ये बताइएगा, आप ISI के चीफ सिंध रहे, आप IB के हेड जो हैं वो पंजाब भी रहे, उसके बाद आपने एंटी नार्कोटिक्स फोर्स को ज्वाइन किया। आपकी सर्विस के दौरान आप कमांड इन फोर्स थे, आप फरमाइएगा 40 मन उस ज़माने में आपने जो मुनशियात एक ही ऑपरेशन में पकड़ी थी वो बड़ा पॉपुलर हुआ था नेशनल इंटरनेशनल लेवल में भी, उसकी बहुत अच्छी कवरेज भी रही और डिस्कशन भी रही। आप उस हवाले से कुछ तफसीलात बताएंगे, वो कैसा ऑपरेशन था, वो 2 हेलीकॉप्टर जो ऑपरेशन में आप लोगों ने इस्तेमाल किए सर? मैंने एज ए मेजर 1978 में स्टाफ कॉलेज का इम्तहान दिया और स्टाफ कोर्स पास कर लिया। ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट कोर्स है फ़ौजी नुक्ता निगाह से। मेरी नुमायाँ कारकर्दगी की वजह से मुझे उन्होंने स्टाफ ऑफिसर प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट में पोस्ट कर दिया, जहाँ जनरल ज़ियाउल हक साहब उस वक़्त हुकूमत कर रहे थे। वहाँ पर मैं उनका स्टाफ ऑफिसर रहा तकरीबन 2 साल। उसके बाद फिर दोबारा यूनिट में जाना होता है, यूनिट में चला गया। एनीवे उसके बाद एज ए लेफ्टिनेंट कर्नल मैं इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस सिंध का हेड रहा और वहाँ पर ड्यूटी अंजाम देने के बाद मैं एज ए फुल कर्नल एंटी नारकोटिक्स फोर्स बलूचिस्तान का हेड मुकर्रर हुआ, फोर्स कमांडर था। ये बलूचिस्तान का बहुत ज़्यादा इलाका है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा मंशियात का कारोबार होता है। उस ज़माने में जो अमेरिका, बरतानिया, वहाँ पर हमारे इलाकों से बहुत ज़्यादा मंशियात जाती थी, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा इसरार किया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर कि आप लोग जो है फोर्स कायम करें। पहले ये PNCB पाकिस्तान नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड होता था, जो एक पुलिस का महकमा था, जिसकी कारकर्दगी कोई ज़्यादा पसंदीदा नहीं थी। तो अमेरिका ने और ब्रिटिश और इन लोगों ने बेनज़ीर गवर्नमेंट के ऊपर इसरार किया कि आप ये काम फ़ौज के हवाले करें। लिहाजा मुझे वहाँ का आर्मी चीफ, वहाँ का हेड बना दिया गया, क्योंकि पहले एज ए मेजर मैंने बलूचिस्तान में सर्विस की थी। तो बलूचिस्तान में पूरे इलाके जो थे उनसे मैं वाकिफ़ था, जिसमें डेरा बुगटी, कोलू, मावंद, खुजार, तुर्बत, तफ्तान, ये सारे इलाके मैंने देखे हुए थे। लिहाजा मुझे ANF चीफ बलूचिस्तान मुकर्रर किया गया। इनफैक्ट ये PNCB जो था उसी वक्त एंटी नारकोटिक्स फोर्स बना था और हम लोग एक किस्म के इस फोर्स को बनाने के पायनियर थे। जनरल सलाहुद्दीन तिरमजी इसके हेड मुकर्रर थे और मैं बलूचिस्तान का हेड मुकर्रर हुआ। ये इलाका आपको पता है कि बलूचिस्तान जो है तकरीबन 47% हिस्सा रकबे का बलूचिस्तान के अंदर है। बहुत लंबा चौड़ा इलाका है, कोई सड़कें नहीं हैं, पहाड़ हैं कि कोई ऐसे पहाड़ हैं कि जहाँ इंसान ने आज तक विज़िट भी नहीं किया। ख़ुसूसन ये उर्मारा, तुर्बत, पंजगूर के जो एरियाज़ हैं वहाँ पर ऐसे ऐसे पहाड़ हैं जहाँ पर इंसान कभी गया ही नहीं। फिर बॉर्डर के साथ ईरान के बॉर्डर के साथ रेतले इलाके हैं। ये जो बलूचिस्तान का एरिया है वो अफ़गानिस्तान के साथ इसकी सरहद मिलती है
कोई कम से कम 400 किलोमीटर, फिर उसके बाद ईरान के साथ सरहद मिलती है, वो भी तकरीबन 700 किलोमीटर है। फिर 600-700 किलोमीटर साहिली इलाका है, समुंदर है, जहाँ पर हमारी मुख्तलिफ पसनी, ग्वादर, उर्मारा और जुआनी पोस्ट हैं। तो एनीवे वहाँ पर मैंने जाकर पुलिस स्टेशन कायम किए, वहाँ तुर्बत में, कोयटा में और दालबंदीन में ANF के पुलिस स्टेशन बनाए और एक नहायत उम्दा निज़ाम वहाँ पर मैंने इस्टेब्लिश किया। उस ज़माने में हमें पता चला कि बहुत सारी नारकोटिक्स जो है समुंदर के रास्ते बैरूनी मुल्कों में जाती है। वो समुंदर में तरीका ये होता है कि जो मंशियात है ये पाकिस्तान में पैदा नहीं होती हैं। इनफैक्ट ये सारी मंशियात जो हैं ये अफ़गानिस्तान में पैदा होती हैं। इसमें पॉपी वगैरह कल्टीवेट होता है और उसकी फिर उसमें तेज़ाब डाल के उसको हेरोइन बनाते हैं। और जो हेरोइन की कीमत पाकिस्तान में उस वक़्त थी, मैं बात कर रहा हूँ 96 की, 94-95, जिस ज़माने में मैं वहाँ पर गया, तो जो यहाँ पर फंस गया 1 ग्राम है, वहाँ पर लाखों रुपए का अमेरिका में और बरतानिया में मिलता था। तो जो बेनिफिट था स्मगलिंग का वो बहुत ज़्यादा था और उसके लिए स्मगलर बारी से बारी कीमत अदा करते थे। यूरोप में जाने के और अमेरिका में जाने के 2 तरीके थे। एक तो ईरान टर्की के ज़रिए यूरोप में जाती थी, दूसरा समुंदर के रास्ते अमेरिका और इन मुल्कों में मंशियात स्मगलिंग होती थी। सर, समंदर के रास्ते मंशियात कैसे जाती थी, ये तो बताइए। इसका तरीक़ाकार ये है कि ये जो समुंदर की पट्टी है ये अबाउट 700 किलोमीटर्स है। ये कराची से शुरू होती है और जिवानी तक जाती है। जिवानी हमारी लास्ट एयरपोर्ट भी है और लास्ट हमारी बंदरगाह भी है। ये 700 किलोमीटर का इलाका है। यहाँ पर पहले से कस्टम वाले ड्यूटी देते हैं या ये मैरीन सिक्योरिटी वाले हैं वो ड्यूटी देते हैं, लेकिन कोई ख़ास चेक का इंतज़ाम नहीं है। तो इसको रोकने के लिए स्मगलिंग का ये होता है कि अफ़गानिस्तान से स्मगलिंग आई, पूरे बलूचिस्तान को क्रॉस किया, उसके बाद मकरान वाले कोस्ट पर आ गई। यहाँ से इनके पास स्पीड बोट्स हैं। वो स्पीड बोट्स जो हैं वो कश्तियाँ हैं और उसके अंदर इतनी तेज़ रफ्तार इंजन लगे हुए हैं और उसके अंदर नहायत लेटेस्ट कम्युनिकेशन इक्विपमेंट लगे हुए हैं, बीपर्स लगे हुए हैं। होता ऐसे है कि एक जहाज़ जो गैर मुल्की होता है वो 25 मील दूर समुंदर के अंदर आकर खड़ा हो जाता है। मैं आपको बताता चलूं कि हमारा जो समुंदर का कंट्रोल है पाकिस्तान का, ये 25-30 मील से आगे ओपन सी शुरू हो जाता है। वहाँ पर हमारा कोई इख्तियार नहीं है, कोई जहाज़ आता है जाता है, हम उसको चेक नहीं कर सकते हैं। तो ये जो स्मगलर्स हैं ये अपने शिप उस 25 मील से ज़रा दूर लाकर समुंदर के अंदर खड़ा कर देते हैं। उसके बाद पाकिस्तानी स्मगलर या जो बैरूनी मुल्कों के स्मगलर यहाँ पर हैं वो कश्तियों के अंदर जो स्पीड बोट्स हैं जिनकी रफ्तार हमारे मुल्क की कश्तियों से या हमारे जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उनसे कहीं ज़्यादा होती है, उनके अंदर कम्युनिकेशन होता है। ऐसे होता है कि जो समुंदर में जहाज़ शिप खड़ा होता है वो एक बीपर चलाता है, यानी एक कम्युनिकेशन का सिग्नल देता है। और ये जो कश्ती होती है जिसमें नारकोटिक्स होती है, मंशियात होती हैं, इसके अंदर उसको कैच करने का इक्विपमेंट होता है। तो वो रात के वक्त, रात के अंदर रात को पता है कि
समुद्र में अंधेरा होता है, कोई डायरेक्शन का पता नहीं होता कि किधर से किधर जाना है। तो ऐसे होता है कि ये जो इक्विपमेंट लेटेस्ट लगाया होता है कश्ती के अंदर और उस शिप के अंदर, ये आपस में कम्युनिकेट करते हैं कि हम इस जाविये के ऊपर खड़े हैं, आप उस तरफ कश्ती को लेकर चले। तो वो जो स्पीड बोट होती है वो उस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वेव आ रही होती है शिप के अंदर से, उस डायरेक्शन में चलती जाती है। 25-30 मील अंदर समुंदर के चली जाती है। वहाँ पर वो जो मंशियात हैं उसको अनलोड करती हैं। ये मंशियात जो हैं ये इस तरह पैक की होती हैं कि अगर समुद्र में गिर भी जाएं तो उसमें पानी नहीं जाता। 10-10, 15-15 पैकिंग्स होती हैं। साइंटिफिकली इनको, इसके ऊपर बेशुमार पैकिंग इक्विपमेंट लगाया जाता है और वो उसके अंदर। तो इस तरह रात के वक्त हमारे ये जो स्मगलर्स हैं ये अपनी कश्तियों से उस शिप के अंदर पूरी जो मंशियात लेकर जाते हैं उनको वहाँ पर अनलोड कर देते हैं और करोड़ों रुपए का उनको इससे फ़ायदा होता है।